नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमा शंकर तंवर आप सभी के सामने आज के टॉप 10 प्रश्न लेकर वापस आया हूं। आज की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। पंक्तियाँ सीख देने का कार्य करती हैं। मोटिवेशनल लाइन बच्चों को एक प्रेरणादायक होती हैं जिनसे बच्चा सीखता है, आगे बढ़ता है। शुरुआत करूंगा चंद पंक्तियों से, सुनने का प्रयास करें। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। सुने सभी बच्चे, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की कक्षा प्रारंभ करना चाहूंगा। विगत कक्षाओं में हमने 1 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 31 से 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, समय का ध्यान में रखते हुए ले चलते हैं आपको अपने प्रश्नों की तरफ। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आएंगे और आप उनका सही ढंग से आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी बच्चे पढ़ के प्रश्न देने का प्रयास करें और जिनके आंसर सही नहीं लग पाए वो सभी बच्चे जो आंसर दे रहा हूं उसको लिखते रहे साथ के साथ, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 31, आंसर दें। इंदौर विधि के संदर्भ में गलत कथन है। कौन सी विधि के संदर्भ में प्यारे बच्चों? इंदौर विधि के संदर्भ में गलत कथन है। पहला, वायवीय विधि है। दूसरा, यह ए होवार्ड तथा यशवंत डी के द्वारा विकसित की गई है। तीसरा, यह महंगी विधि है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, इंदौर विधि के संदर्भ में फटाफट से 2-3 चीज लाइनें आप नोटिस कर लो। पहली चीज, इंदौर विधि जो है इसके बारे में आप 2-3-4 बातें आप एक बार नोट करेंगे अपनी बुक्स में, ठीक। चलिए, पहली चीज, यह विधि 1924 से 1931 के मध्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, जो कहां पे था? इंदौर में। कहां पे थे वो? इंदौर में यह विधि दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन किसके द्वारा? ए होवार्ड और यशवंत डी के द्वारा यह विधि दी गई है, ठीक है। ये आप इसके कुछ पॉइंट्स ध्यान रखें। कब दी गई है? 1924 से 31 के मध्य। किस इंस्टीट्यूट में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, जो कि इंदौर में है, वहां दी गई है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है। तो देखें, यह वायव्य विधि है। जी हां, यह वायव्य विधि है। वायव्य का मतलब यह होता है कि जैसे ये हमारा गड्ढा है, इस गड्ढे में हम क्या डाल रहे हैं? कूड़े करकट डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम ढक देते हैं, क्या करते हैं? ढक देते हैं, तो ये इसका वायु इसमें प्रवेश कर पाएगी? वायु जो है, ये वायु की जो मात्रा है, क्या इसमें प्रवेश कर पाएगी? जी नहीं, वायु इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इस स्थिति में ये जो गड्ढा है, इसका अंदर का एनवायरमेंट कैसा होगा? अवायवीय। अवायवीय मतलब अनएरोबिक। कैसा होगा? अनएरोबिक। अब अगर ये इसको हम ऊपर से ढके नहीं, इसको हम ऊपर से कवर नहीं करें, तो क्या होगा? ये सीधा वायु के संपर्क में आती रहेगी, सीधा वायु के संपर्क में आती रहेगी। अर्थात ये वायु के संपर्क में आसानी से आ सकती है। ये वायवीय विधि है। कौन सी विधि प्यारे बच्चों? ये वायवीय विधि है, ये एरोबिक मेथड है। क्लियर? वायवीय विधि है। आप देखना अपने गांव में, खेत में जो कोना होता है, खाली कोना, उसमें हम पशु का गोबर फेंकते हैं ना। जिसे क्या बोलते हैं देसी भाषा में? क्या बोलते हैं? रेवड़ा। क्या बोलते हैं? रेवड़ा। ध्यान रखना बात का, ठीक है। ये राष्ट्रीय शब्दावली है बेटे, वो आपके काम आएगी आगे। बोलते हैं ना। चलिए, तो आप लोग इसको नोटिस करें साथ के साथ, इसको आप नोट डाउन करते रहें कि ये है। अच्छा, इसका आंसर की हम बात करेंगे तो पहले देखो विकल्प में क्या है? वायवीय विधि है। जी हां, वायवीय है। इसका विकास ए होवार्ड यशवंत डी ने किया है। जी हां, किया है। ये महंगी विधि, वेरी गुड एक्सपेंसिव मेथड है। मतलब तीनों वाक्य क्या है? सही है। और चौथे में क्या? इनमें से कोई नहीं। तो यही हमारा गलत है। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा होगा?
डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनमें से गलत कथन कौन सा है, क्या पूछ रहा है, गलत। तो गलत कौन सा होगा प्यारे बच्चों, गलत होगा डी। कौन सा गलत होगा, इसका आंसर डी गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 2 बताएं, केचुए की खल में नाइट्रोजन की मात्रा, केचुए की खाद में, किसमें, केचुए की खाद में किसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा। ये नाइट्रोजन है ना, ये की है प्यारे बच्चों, क्या है ये की है, नाइट्रोजन की मात्रा, ये की है ना, इसको की पढ़ना आप, नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा बताएं कितनी है। विकल्प पहला 1 से 1.2 से 2.5, दूसरा 1.6 से 1.8, तीसरा 1% से 1.5% और चौथा 2%। इसका राइट आंसर निकलेगा कौन सा, इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, विकल्प नंबर ए। कितना, विकल्प नंबर ए 1.5 से 2.5%। कितने प्यारे बच्चों, 1.5 से 2.5% इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न देखें एक बार और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, किस खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, प्रश्न ध्यान से सुने, किस खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। आपसे ये खली, यहां पे 4 खलियां दे रखी हैं, जिसमें क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है। पहली कुसुम, तीसरी महुआ, चौथी मूंगफली और 5वीं सरसों। 5 कौन सी है, सरसों। देखो ये पूछ रहा है खली, खली को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी में खली को अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, खड़। क्या बोलते हैं, खड़ बोलते हैं ना, सरसों की खड़ बोलते हैं ना। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं केक। क्या बोलते हैं, केक। मतलब ये पशु के केक है। जैसे हम केक मंगाते हैं, चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, वनीला केक, वैसे ही ये क्या है, पशु के केक है। कुसुम का केक, महुआ का केक, मूंगफली का केक, सरसों का केक, ठीक है ना। अब इनमें से ज्यादा अपने एनिमल्स के लिए, सॉरी खली की बात है ना, ठीक है, इनमें से जो हम सोइल की बात करेंगे, इसको सोइल में डालेंगे हम, तो सोइल के लिए बेस्ट खली कौन सी है, सोइल के लिए बेस्ट खली कौन सी है। देखो कुसुम हमारे पूछ रहा है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा के हिसाब से देखेंगे तो सर्वाधिक इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाएगी कुसुम में। किसमें प्यारे बच्चों, कुसुम में। कितनी मात्रा है कुसुम के लिए, हम इसकी डोज लिखेंगे तो एक बार नोटिस अब नोट डाउन करते रहे साथ के साथ। कुसुम में 7.9%, उसके बाद दूसरा मूंगफली कितना 7.3%, उसके बाद सरसों कितना 5.40 और अंत में महुआ कितना 2%। क्लियर। महुआ के खल में सबसे कम नाइट्रोजन पाया जाता है, क्यों, क्योंकि महुआ के खल में एक तत्व होता है, कौन सा, सेपोनिन। कौन सा बेटे हो, सेपोनिन, आपने नाम सुना होगा, सेपोनिन। महुआ की खल में एक तत्व पाया जाता है, कौन सा, सेपोनिन। ये सेपोनिन की वजह से ये डिकम्पोज होने में समय लेती है। ये अपने सेपोनिन है ना, इसकी वजह से मृदा में अपघटित होने में ये ज्यादा समय लेती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, कम है। तो विकल्प हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34 बताने का प्रयास करें सभी बच्चे। माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है क्या है ये, फास्फोरस घोलक है, फास्फोरस स्थिरीकरण है, फिर सी में क्या है, कवक एवं पौधों की जड़ का साहचर्य है, और डी में विकल्प ए और विकल्प सी दोनों। इसको आंसर को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ें और सही आंसर बताने का प्रयास करें। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, माइकोराइजा, फास्फोरस घोलक है, फास्फोरस स्थिरीकरण है, या कवक एवं पौधों की जड़ का साहचर्य है, और डी में है ए व सी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा कौन सा है, विकल्प नंबर डी, ए व सी दोनों। क्यों, ए में क्या है आप देखें, एक अंदर क्या दिया गया है, फास्फोरस घोलक। जी हां, मैंने बताया था आपको, P
एस और ये बी, एक आता है पी एस एफ, ठीक है। तो ये इनका काम क्या है, पीएस का मतलब यही होता है क्या, फास्फोरस घोलक। पीएस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फास्फोरस घोलक, फास्फोरस घोलक, ठीक है ना। तो पहली बात तो माइक्रोराइजा क्या है, फास्फोरस घोलक है, वेरी गुड। दूसरा, अच्छा फास्फोरस स्थिरीकरण नहीं, स्थिरीकरण तो है ही नहीं, घोलक है, घोलने का काम करता है। दूसरा, सी में है कवक एवं पौधों की जड़ों का साहचर्य, जी हां साहचर्य का काम करता है ये, साहचर्य साथ में जीवन यापन करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ए और सी, मतलब विकल्प नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बताने का प्रयास करें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। चलिए, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है। सोयाबीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है। पहली बात तो आप ये देखिए सोयाबीन फसल कैसी है। सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी फसल है बेटे। मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूं, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको मैंने काफी बार बताया है कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो आत्य तिलहनी में है, इसका कुल दलहनी है, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और इसमें दूध इसका बनाया जाता है। देखो कितनी अच्छी चीज बन रही है, इससे पनीर इससे बनता है, दूध इससे बनता है। और सोयाबीन से जो दूध बनता है वो रासायनिक दृष्टि से गाय के दूध के समान होता है, ठीक है ना। जो लोग बॉडी बिल्डिंग जिम करते हैं, आप भी जब थोड़े बहुत बड़े हो जाओगे तो आप भी जिम करोगे, कॉलेज में जाओगे तो बॉडी शॉडी बना के जाओगे, ऐसे थोड़ा बहुत भाई हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा शरीर बना के जाएं, कोई हमसे कुछ गलत नहीं कह दे, झगड़ा वगड़ा भी हो जाए तो 5-7 पे तो भारी पड़े ही हम, है ना। तो उसमें आप जाओगे तो आपको जो ट्रेनर होता है, कोच होता है, वो आपको एडवाइस देगा, सलाह देगा कि आप सोया मिल्क का भी उपयोग करें, उससे आपका शरीर मोटा होगा, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा तो आपको बॉडी में फैट अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो सोया मिल्क भी इससे बनता है। उसी सोया मिल्क से पनीर भी बनता है। क्या बनता है, पनीर। आजकल देखना आप, जैसे शादी ब्याह का सीजन चल रहा है अभी, तो अब इन शादियों में इतना पनीर कहां से लाएं, इतने तो भैंस है नहीं कि भाई इतनी सारी भैंस है, दूध लिया है, उसका मावा बना लिया, दूध का पनीर बना लिया, तो सिंथेटिक चीजें चलती हैं। अब उसी में हमको एक बेनिफिट मिल गया, चलो सोयाबीन से हम पनीर बना लें। तो पहले सोयाबीन को भिगोएंगे, उसको पीसेंगे, उसके बाद उसका मिल्क बनाने के बाद प्रोसेस होता है एक पनीर बनाने का, उस प्रोसेस से हम उसका पनीर बनाएंगे। तो सोया पनीर जो होगा ना, वो दूध वाले पनीर से सस्ता मिलेगा आपको। सोया पनीर जो रहता है वो दूध वाले पनीर से क्या होता है, सस्ता मिलता है, ठीक, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग कम पड़ती है, उसमें हमारी जो वैल्यू रहेगी वो कम लगेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, कॉस्टिंग कम है, इसलिए वो सस्ता पड़ता है। और दूध का पनीर, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग महंगी है, आपको दूध लेने जाओगे तो दूध ही अच्छा घर का दूध होगा, बढ़िया। अगर कोई विश्वास पात्र हो, आजकल तो लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई घरकान की सौगन, देवतान की सौगन पे और दूध से, मतलब देवतान तक को छोड़ा, सबको लपेट दिया और दूध में पानी पक्का डालते हैं। जो सौगन खाते हैं ना, कसम खा के कहते हैं मेरे बच्चों की कसम, दूध में एक बूंद पानी नहीं है, ये समझ लेना 100% उसमें पानी है, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप कसम खा के ये इस बात से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इसमें पानी नहीं डाला है। पानी तो देखो दूध में दिख जाता है, ओरिजिनल दूध, पानी वाला दूध, दोनों में डिफरेंस आप अपने आप समझ सकते हैं। आपके घर में पशु है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो जो दूध होता है उसकी कॉस्टिंग वैसे ज्यादा होती है, तो दूध से फिर पनीर बनेगा तो उसकी और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, उसका चार्ज और बढ़ जाएगा। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो वो हमारी महंगाई पड़ेगा वो। तो पनीर जो मार्केट में सस्ता पनीर मिलता है ना, उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है सिंथेटिक पनीर की, जो सोयाबीन के दूध से बनाया जाता है। मैंने बात की कि दलहनी है, जी हां इसका कुल दलहनी है। सोयाबीन जो फसल है इसका कुल क्या है, दलहनी। ये हाइब्रिड है सोयाबीन, ये ध्यान रखना। सोयाबीन क्या है, हाइब्रिड है, बताऊंगा कैसे है। इसका कुल दलहनी, लेकिन इसको तेल वर्गीय फसलों में रखा है, क्यों, इसमें तेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तेल, ठीक है। एक बार मैं आपको लिखित में समझा देता हूं, यहां ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको नोट डाउन करते रहना, हल्का हल्का सा, है ना, मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। देखो सोयाबीन में यहां समझना इसको, सोयाबीन की फसल का कुल, इसका बेटे कुल या फैमिली कैसी है इसकी, इसकी फैमिली कौन सी है, लेग्यूम, कौन सी है,
लेग्यूम, मतलब लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है? तेल। कितना परसेंट? 20% इसमें तेल पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 40 से 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इसका कुल दलहनी तेल पाया जाता है 20%, 40 से 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मतलब ये दोनों तीनों काम कर रही है, ये तेल भी दे रही है, ये प्रोटीन भी दे रही है। ठीक है, इसके साथ साथ इससे दूध भी बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? इससे दूध, पनीर भी इससे बनता है। दूध और पनीर भी बना रही है। देखो, मल्टीपर्पज, नाम एक काम अनेक। आपने सुना होगा कभी, नाम एक और काम अनेक, वही सोयाबीन लेके बैठी हुई है। तो ऐसी कोई कंपनी है कि ऐसा कोई देश है जिसके प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं वो बहुत सारे काम कर लेता है? कोई ऐसी कंपनी होगी ना? जी हां, चाइना। कौन सी? चाइना। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या? इसका उत्पत्ति या नेटिव प्लेस कहां है? चाइना। ये चाइनीज फसल है। कौन सी है? चाइनीज फसल। सारे काम कर लेती है ये, इसके लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये कर ले, अभी मैं बताऊंगा कौन सा इसका आंसर है। तेल इसमें मिलता है, ये देखो आपके सामने है। प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा मिलता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें मिलता है सोयाबीन की फसल में। दूध पनीर इससे बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी फसल है, बहुत बेस्ट फसल है, हमारे काम की सबसे बेस्ट फसल है। और राजस्थान के जो हाड़ौती क्षेत्र, कौन से प्यारे बच्चों? राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, जिसमें आपके झालावाड़, कौन सा? झालावाड़ जो जिला है वो सर्वाधिक सोयाबीन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है ना? ये झालावाड़ है मेरे प्यारे बच्चों, ये है झालावाड़। कौन सा? झालावाड़ जिला है वो, या हाड़ौती क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा सोयाबीन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन होती है, और भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होती है। एमपी क्षेत्र सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये आपके सामने थोड़ा सा सोयाबीन का हमने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। जी हाँ, सोयाबीन का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? ये आपने उतार लिए होंगे शायद मेरे हिसाब से, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक, ताकि आगे के आंसर जो है उसको हम लिख सकें आसानी से। चलिए देखते हैं मेरे बच्चों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अब देखो ऐसा है भाई, मेरे से ज्यादा शायरी होती नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, इतनी होती है जो मैंने शुरू में कर दी। हाँ, पढ़ा दूंगा, अच्छा डेटा आपको अच्छा दे दूंगा, कंटेंट अच्छा दे दूंगा, वो मेरी गारंटी है। निश्चिंत रहें, सोयाबीन में से प्रश्न आ गया बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी लेता हूं आपसे मैं, ठीक है ना? और आप मेहनत करोगे ना तो बेटे देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अभी एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम पे थोड़ा बहुत आप शादी ब्याह से दूर बैठे हुए हैं, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। एक तरफ बड़े भाई, छोटे भाई, भैया बहन जीवने जा रहे हैं, और तुम उस स्थिति में हमारी क्लास ले रहे हो। कई बच्चे तो ऐसे बेचारे खाना खाते समय हमारी क्लास लेते हैं, तो आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस समय को इतना अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध करवाऊं ताकि वो कंटेंट आपको एग्जाम में मिले। तो ये इतनी मेरी गारंटी है कि आपने एक बार मेरा कंटेंट पढ़ लिया तो ये श्योर है, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए बात करेंगे सोयाबीन स्थिरीकरण की। तो इसमें देखा, पहला है राइजोबियम जेपोनिकम, दूसरा राइजोबियम मेलिलोटाई, तीसरा राइजोबियम ट्राइफोलियम, और अंत में राइजोबियम फेसियोलाई। देखो पहली बात तो एक बात आप स्पष्ट कर ले, चारों के चारों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एक बात आप स्पष्ट करें, समझे इस बात को कि चारों के चारों ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में बहुत माहिर है, बुक्कड़ है बुक्कड़। वायुमंडल की नाइट्रोजन को लिया और सॉइल में इंजेक्ट किया, इतने बुक्कड़ है ये। तो ये चारों के चारों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है। पहला कंसेप्ट क्लियर? आपके दिमाग में किसी के में चल रहा हो कि साहब इनमें से नाइट्रोजन कौन सा निकलता? जी नहीं, सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं। देखो बात करेंगे जेपोनिकम की, तो ये हमारा अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें, ऑप्शन जो दे रखा है प्रश्न के अनुसार, तो उसमें राइट आंसर हमारा क्या है बेटे? ए, राइजोबियम जेपोनिकम। बाकी विकल्प की हम बात करेंगे, राइजोबियम मेलिलोटाई। तो मेलिलोटाई जो है किस में पाया जाता है? ये प्यारे होता है मेथी, कौन कौन सी? मेथी, आगे सेंजी और रिंच का।
मेथिसेंजी रेंज का में पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम मेलिलोटाई। नेक्स्ट अगले की बात करेंगे हम, कौन सा? राइजोबियम ट्राइफोलाई। ये पाया जाता है किसमें प्यारे बच्चों? ये पाया जाता है बरसीम में पाया जाता है। किसमें? बरसीम में, ये बरसीम में पाया जाता है। नेक्स्ट राइजोबियम फेसियोलाई। तो राइजोबियम फेसियोलाई ये पाया जाता है किसमें? राजमा। किसमें? राजमा और मोठ। किस किस में? राजमा और मोठ में। कौन सा? राइजोबियम फेसियोलाई। ठीक है, तो मैंने चारों विकल्प आपके सामने लिख दिए हैं। चलो इसका भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना? साथ के साथ सोयाबीन, नाम कैसा है देखो, सोयाबीन है ना, सोने वाला बीन। सोना मतलब स्लीपिंग वाला बीन नहीं, गोल्ड वाला बीन। सोने वाला गुण रखता है ये, क्योंकि देखो दूध ये दे रहा, प्रोटीन ये दे रहा, तेल ये दे रहा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी यही करेगा। ये कह रहा अपुन जब तक है तुम टेंशन फ्री रहो, अपुन जिस जगह डालेंगे उस जगह ही सबकी उड़ा डालेंगे। तो ये जेपोनिकम ऐसा है, सोयाबीन का बेस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 36 एजोला। ये आपको मैं बता चुका पूर्ववर्ती क्लास में, शायद मेरे हिसाब से अब तो इसका आंसर एक झपकी में आ जाना चाहिए, क्लिक करते ही 1 सेकंड में। शैवाल, फर्न, वृक्ष या फल? बताएं, शैवाल, फर्न, वृक्ष या फल? बताएं। इसका राइट आंसर फर्न। एजोला क्या है? एजोला वाटर फर्न है। क्या है प्यारे बच्चों? एजोला वाटर फर्न। वाटर फर्न, एजोला वाटर फर्न है। तो इसमें क्या आ रहा है? फर्न। और अच्छा, प्रश्नों में भी मैं बताऊं आपको, जो प्रश्न आते हैं ना आपके एग्जाम में, जो विकल्प आते हैं उसमें इतना आता है, केवल इतना ही लिखा आता है फर्न। इसके अंदर तो कुछ नहीं आता, केवल फर्न लिखा आता है। तो आपको उसी से पकड़ना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आज का 37वां क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वाधिक, कौन सी? सर्वाधिक हरी खाद वाली फसल है। देखें, सर्वाधिक हरी खाद वाली, हरी खाद मतलब ऐसी कौन सी फसल है जिसका सबसे ज्यादा यूज किस रूप में लिया जाता है? हरी खाद के रूप में लिया जाता है। बताइए एक बार, सर्वाधिक हरी खाद वाली फसल है कौन सी है? ग्वार, सनई, ढैंचा या बरसी? बताएं एक बार। देखो इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा? विकल्प नंबर सी। कौन सा बेटे हो? विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखें एक बार, समझिए, इसको समझने का प्रयास करें, इसका समझने का प्रयास करें एक बार बेटे हो। विकल्प नंबर सी ठीक है। देखें, पहला ग्वार, दूसरा सनई, तीसरा ढैंचा, चौथा बरसी। हरी खाद वाली, हरी खाद, ग्रीन केक, खाद क्या बोलेंगे इंग्लिश में? केक। क्या बोलेंगे बेटे हो? केक। समझना, क्या बोलेंगे? केक। अब कौन सी खाद ज्यादा वो डालेगी? अब मैं बता चुका आपको पहले, ये आपकी सनई और ढैंचा। ढैंचा जो हरी खाद है, हरी खाद के रूप में ढैंचा 75 kg प्रति हेक्टर की दर से नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। कितना? 75 kg। बात आती है सनई की। सनई का दे रखा है 50 kg प्रति हेक्टर। कितना? 50 kg। अब आप इस बात को समझें, ये कम और ये ज्यादा, ये जो दोनों डेटा हैं, ये दोनों डेटा किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दोनों आंकड़े एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी मतलब आपकी आरबीएसई जो किस पैटर्न पे है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पैटर्न पे है, इसके अनुसार ये दोनों आंकड़े हैं। एक बार ध्यान रखें इस बात का, ये जो डेटा है किस बेस पे दिए गए हैं? आरबीएसई या एनसीईआरटी पैटर्न पे जो बुक्स है उसके अनुसार ये दो आंकड़े हैं। सनई 50 kg और ढैंचा 75 kg नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो पूछते ये पूछ ये रहा है सर्वाधिक हरी खाद वाली फसल, मतलब निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है जिसका ज्यादा उपयोग हरी खाद के रूप में करते हैं? तो कौन सी है वो? ढैंचा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आज का, प्रश्न पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। एजेटोबैक्टर कल्चर में प्रति ग्राम, देखना, प्रति ग्राम
सूखे वाहक में, किसमें? सूखे वाहक में जीवाणु की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। एजिटोबैक्टर एक कल्चर पाउडर है जिसके सूखे वाहक में, मतलब ड्राई कंडीशन में, अगर हम जीवाणु की संख्या देखें तो न्यूनतम कितने जीवाणु होने चाहिए? विकल्प 10 की पावर 6, दूसरा 10 की पावर 7, तीसरा 10 की पावर 4 और चौथा 10 की पावर 8। इसका आंसर देने का प्रयास करें सभी बच्चे। कौन सा इसका आंसर आएगा? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने में लगा देता हूं अभी। इसका राइट आंसर 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। अगर ये लिक्विड के लिए पूछे, किसके लिए? लिक्विड के लिए, तो लिक्विड में कितना आएगा? 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। ये आपका आएगा लिक्विड के लिए। ये सूखे के लिए है। किसके लिए? ये सूखे के लिए है। सूखे वाहक में 10 की पावर ये, और लिक्विड के लिए ये। ठीक है, तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप लगा के पढ़ते चले साथ के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने, चले। गोबर की खाद को खेत में फसल की बुआई के कितने दिन पूर्व डालना चाहिए? कितने दिन पूर्व? इसमें प्रश्न का निर्धारण ये शब्द कर रहा है, कितने दिन पूर्व डालना चाहिए। पहला है 1 माह पूर्व, दूसरा 2 माह पूर्व, तीसरा 3 माह पूर्व, चौथा 4 माह पूर्व। तो हम सब जानते हैं कि गोबर की खाद को 1 माह पूर्व या 1 माह पूर्व या 4 सप्ताह, 4 सप्ताह। अच्छा, मैंने नहीं लिखा 4, ठीक, अब दोबारा लिख देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं उसमें। 4 सप्ताह पूर्व। विकल्प में ये भी आता है, कई बार विकल्प में ऐसे आ जाता है, कितना? विकल्प में ये भी आ जाता है 25 से 30 दिनों पूर्व। विकल्प में ये भी आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना है, अगर 1 माह पूर्व आए या 4 सप्ताह पूर्व आए या आपके, ठीक, 25 से 30 दिन पूर्व आए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर से कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा आपके विकल्प नंबर ए। ये तो बिल्कुल छोटा प्रश्न, आप सभी जानते हैं इसका आंसर, तो कोई खास प्रश्न नहीं है ये। ठीक है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा आज का अंतिम प्रश्न, चलिए सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। आज का सबसे छोटा, सबसे अंतिम प्रश्न, किस हरी खाद की फसल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है? किस हरी खाद की फसल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है? बताएं। इसी से संबंधित मैं प्रश्न आपको पहले करवा चुका हूं, बताएं एक बार। कौन सी हरी खाद की फसल है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक ज्यादा होती है? बताएं बेटे। स्पष्ट दिख रहा है, सनई। कौन सा? सनई। इसमें तो कोई घूमना ही नहीं है कहीं इधर उधर, इसमें तो डाइवर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा है? सनई। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन का सेशन हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपने समझी होगी और ये प्रश्न आपको आपकी सफलता में आगे पहुंचाए, सफलता के नजदीक लेके जाए। मेरा यही मानना है कि जो नियमित क्लासें लेता है, नियमित पढ़ाई करता है, चाहे उसका स्तर कमजोर हो या स्तर अच्छा हो, रेगुलर आप रहते हो तो रेगुलर बच्चे को बेनिफिट जरूर मिलता है। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है नियमितता। नियमितता अगर आपके अंदर है तो आप बड़ी से बड़ी पहाड़ को तोड़ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही बने रहें, हमारे क्लासों को लेते रहें। क्लास को सब्सक्राइब, सेव और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे क्लास पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें प्यारे बच्चों। और पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कहीं कुछ लगता है डिफरेंस, देखो ऑफलाइन का तो मुझे एक्सपीरियंस है, लगभग 8 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो ऑफलाइन में तो कोई इशू है नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मैंने क्लासें ली हैं, खूब क्लासें ली हैं, और जहां तक मेरा मानना है ऑनलाइन में भी दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सर थोड़ा सा आप ये चेंज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सही सुझाव के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले रहेंगे।
और प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेम टाइम पे जरूर दिया करो। उससे क्या है, आपके क्वेश्चनों की एक्यूरेसी अच्छी बनेगी, और अगर आपका आंसर सही है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। ये प्रश्न देने का केवल उद्देश्य इतना सा है कि आपका मनोबल बढ़े, आपका विश्वास बढ़े, आपकी तैयारी आगे बढ़े। और चूंकि आप जानते हैं कि जेईई की परीक्षा में बहुत कम समय गवर्नमेंट दे रही है, तो क्यों ना हम इसको अभी से तैयारी करते हुए चले। तो ये मान के चलो कि आपकी फरवरी से तैयारी स्टार्ट हो गई। कुछ लोग हैं जो दिसंबर अपने मार्च के बाद में करेंगे, अप्रैल से करेंगे, हम तो फरवरी से कर रहे हैं, और कोई पैसा नहीं है इसका। और जय किसान सीरीज में कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चनों की, ये मान के चलना, कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा। जय किसान सीरीज पूरी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। शुभम आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है बच्चा हमारा, और उम्मीद करता हूं आपके समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी किसी को लगता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में अपने पॉजिटिव व्यू डालें, जैसे भी आपके हों, और गलत कमेंट आप ना करें प्यारे बच्चों। देखो, हमें नफरत केवल एक चीज से ही है, अगर आपको कोई कमी लगती है ना तो प्लीज आप गलत कमेंट ना करें। आप सुझाव दे सकते हैं लेकिन आप उंगली नहीं उठा सकते, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मिलता हूं अगली क्लास में अगले टॉप 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।